आरबीपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लास्ट चैप्टर जो चल रहा था उसमें अगला टॉपिक आता है निषेचन। हम बात कर रहे थे लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में। तो मैंने लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में पहले आपको बताया था कि लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं वो तीन होती हैं। पहली घटना थी वो थी निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में मैंने बताया था इसमें दो मुख्यतः भागों में बांटी जाती है। दो भाग होते हैं, एक तो होता है युग्मक निर्माण और एक होता है युग्मक स्थानांतरण। तो मैंने युग्मक निर्माण और युग्मक स्थानांतरण के बारे में बता दिया था। युग्मक निर्माण में बताया था कि इनमें क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो परागकण होते हैं वो युग्मक नर होते हैं और अंडाणु होते हैं वो मादा युग्मक होते हैं। और यदि हम मनुष्य की बात करें, पुरुष की बात करें, तो उसमें अंडाणु मादा में और शुक्राणु क्या होते हैं, पुरुष में होते हैं। इनका विस्तृत वर्णन हम आगे बात करेंगे। फिर मैंने बात की थी युग्मक स्थानांतरण की कि जब युग्मक निर्माण हो जाता है तो इनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो स्थानांतरण में मैंने बात की थी, एक परिभाषा बताई थी, इसमें मैंने आपको परागण, तो परागण में मैंने बात की थी, आपको ध्यान हो तो परागण क्या होता है। परागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि पराग कोश से परागकण का निकलकर मादा की बढ़ती काग पर प्रतिस्थापित हो जाना, यह परागण प्रक्रिया थी। फिर मैंने परागण प्रक्रिया दो भागों में बांटी थी, स्वपरागण और परपरागण। जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की मादा की बढ़ती काग पर प्रतिस्थापित हो जाए तो हम क्या बोल देंगे भाई, हम उसे बोल देते हैं स्वपरागण। जब दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प की बढ़ती काग पर प्रतिस्थापित होता है तो हम उसे बोल देते हैं परपरागण। तो मैंने बताया था स्वपरागण किसमें होता है। स्वपरागण होता है कौन से पादपों में, द्विलिंगी पादप। द्विलिंगी पादप कौन से होते हैं, द्विलिंगी पादप वे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं। जैसे हम बात करें पुष्प की, स्त्री केसर भी उपस्थित हो और पुंकेसर भी उपस्थित हो, ये दोनों हैं तो वो पादप क्या कहलाएंगे, द्विलिंगी पादप। एक लिंगी पादप की बात की थी। एक लिंगी पादप क्या होते हैं, जिनमें नर या मादा दोनों में से क्या होता है, केवल एक उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी पादप बोलते हैं। और एक लिंगी पादपों में क्या होता है, परपरागण। तो ये मैंने पहली बात कर ली। अब मैं आज की बात करता हूं, हमारा जो न्यू टॉपिक है लैंगिक जननी घटनाओं में दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है निषेचन। तो निषेचन क्या है, तो निषेचन के बारे में हम बात करते हैं। निषेचन क्या है, तो देखें, निषेचन जब नर और मादा, नर का युग्मक और मादा का युग्मक, इसे अपन शुक्राणु बोल रहे हैं, पादपों के लिए इसे पुंगणु बोल रहे हैं और मादा में इसे अंडाणु बोल रहे हैं। तो क्या है, जब नर और मादा दोनों युग्मक, ये दोनों युग्मक एन कोशिका होती हैं, मतलब एन मतलब होता है अगुणित कोशिका। अगुणित सेल्स होती हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संलेत हो जाते हैं तो इस प्रकार 2n द्विगुणित कोश का मतलब इसे बोलते हम युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, निषेचन। अब देखें एक बात निषेचन में, निषेचन की सामान्य परिभाषा में कि जब नर और मादा दोनों युग्मक संलेत हो जाएं तो वही प्रक्रिया क्या हो जाती है, अपनी निषेचन। तो निषेचन प्रक्रिया में एक शब्द होता है दूसरा कि
अनिषेक जनन। एक शब्द आता है इसमें अनिषेक जनन। तो देखें अनिषेक जनन क्या है। अनिषेक जनन जिसमें अनिषेक जनन क्या है, इसमें जो मादा युग्मक होता है बिना निषेचित हुए ही युग्मनज का निर्माण करता है। मादा युग्मक बिना निषेचित हुए ही युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक जनन। इसे दूसरा शब्द बोलते हैं पार्थोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ये होता है अनिषेक जनन। अब तो इसमें क्या हुआ, अनिषेक क्यों बोला, बिना निषेचन के, मतलब जो मादा युग्मक है वह किसी दूसरे अन्य युग्मक के द्वारा, नर युग्मक के द्वारा निषेचित नहीं हुआ, सम्मिलित नहीं हुआ, फिर भी क्या है, युग्मनज का निर्माण हो गया। तो यह प्रक्रिया कहलाती है अनिषेक जनन। अब आगे बात आती है, इसमें हम बात करें अनिषेक जनन जो होता है वो होता है मधुमक्खियों में होता है, कुछ विशिष्ट छिपकलियों में भी होता है, रोटीफोर्स में भी होता है। रोटीफोर्स जो है एक कूटगुही है, जलीय छोटे जीव होते हैं रोटीफोर्स। आदि में क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। और हम फलों की बात करें, केला सेब आदि में भी क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। तो अनिषेक जनन क्या हुआ, बिना निषेचन के ही युग्मनज का निर्माण होना क्या कहलाएगा, अनिषेक जनन। अब अगली बात हम करें, निषेचन में निषेचन प्रक्रिया जो होती है, निषेचन में कि निषेचन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो देखें आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन क्या है। तो देखें आंतरिक निषेचन, तो हम सबसे पहले बात करें बाह्य निषेचन की। तो बाह्य निषेचन जो होता है वह होता है जलीय जीवों में। किसमें होता है, जलीय जीवों में। तो किसे बाह्य निषेचन कहते किसे हैं, बाह्य निषेचन वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज का निर्माण मादा शरीर के बाहर होता है। मादा शरीर के कहां होता है, बाहर। या सीधी सी बात क्या कहते हैं कि जो मादा युग्मक होता है वो निषेचित कहां होता है, वो मादा शरीर के बाहर निषेचित होता है। इस प्रकार के निषेचन को बोलते हैं बाह्य निषेचन। यह जलीय जीव जैसे मेढक में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें नर और मादा अपने अंडाणु और नर अपने शुक्राणु ये जल में त्याग देते हैं। जल में क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो जल में त्यागने पर ये क्या करेंगे, जल में त्याग देते हैं। जल में त्यागने पर अंडाणु और शुक्राणु का जल में ही संलयन होता है और जल में संलयन होने के बाद
किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। तो ये कहां हुआ? जो ये संलयन हुआ वो कहां हुआ? मादा शरीर के बाहर हुआ। क्योंकि ये मादा शरीर के बाहर हो रहा है तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसे? बाह्य निषेचन। तो इसे क्या बोल रहे हैं हम? बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन की परिभाषा क्या हुई? जब युग्मनज का निर्माण कहां हो? मादा शरीर के बाहर हो। तो इस प्रकार के निषेचन को हम क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। इसके बाद इसमें हम आगे बात करें, दूसरी परिभाषा आती है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या है? आंतरिक निषेचन जिसमें युग्मनज का निर्माण, मतलब 2n कोशिका का निर्माण। 2n कोशिका का निर्माण कहां हो? जिसमें 2n कोशिका का निर्माण मादा शरीर के अंदर हो। कहां हो? मादा शरीर के अंदर हो। तो इस प्रकार के निषेचन को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के निषेचन को हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। तो क्या होगा आंतरिक निषेचन? वह निषेचन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन जब मादा शरीर के अंदर होता है तो इस प्रकार के संलयन को हम क्या बोल देते हैं? तो इस प्रकार का संलयन हमारा कहलाता है आंतरिक निषेचन। अब जब हमारे पास निषेचन n+n+2n युग्मनज कोशिकाएं बन गई, युग्मनज बन गया, युग्मनज कोशिका बन गई, द्विगुणित कोशिका बन गई, या हम इसे बोलते हैं युग्मनज। कोशिका का निर्माण हो गया। अब यह युग्मनज कोशिका लगातार विभाजित होती है और विभाजन के पश्चात क्या होता है? एक पूर्ण जीव का निर्माण, एक पूर्ण जीव का निर्माण होता है। तो इसमें हम आगे बात करें तो इसमें आगे बात आती है कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में कुछ हानियां होती हैं जबकि आंतरिक निषेचन में हानि बहुत कम होती है। क्या है? बाह्य निषेचन में हानि होती है सबसे बड़ी कि इसमें मादा को अंडाणु और नर को शुक्राणु दोनों को अधिक मात्रा में त्यागना पड़ता है, जिससे ऊर्जा की बहुत ज्यादा हानि होती है। दूसरी बात, जल का पीएच और बाह्य वातावरण भी बाह्य निषेचन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह इसकी मुख्यतः हानि होती है। किसकी? बाह्य निषेचन की। क्योंकि अधिक मात्रा में शुक्राणु होंगे तो अधिक मात्रा में अंडाणु होंगे, तभी क्या है वो आसानी संलयित होंगे। तो कम मात्रा में अंडाणु, कम मात्रा में शुक्राणु तो क्या निषेचित होने की संभावना बहुत कम होती है। जबकि आंतरिक निषेचन में क्या होता है? इसमें यह इस प्रकार की हानि बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें मादा के शरीर में ही, सादा शरीर के अंदर ही निषेचन होता है। तो इसमें कम शुक्राणु ही क्या होते हैं काम में, कम शुक्राणुओं के द्वारा ही क्या होता है? अंडाणु का संलयन हो जाता, अंडाणु से वो जुड़ जाते हैं और निषेचन हो जाता है। अब इसके बाद बात करें निषेचन पश्च घटनाएं। तो हम बात करें तो निषेचन के बारे में, तो निषेचन में हमने बात की थी मादा युग्मक और नर युग्मक का जुड़ना। मादा युग्मक और नर युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन जब वह निषेचन जिसमें मादा युग्मक और नर युग्मक का संलयन कहाँ हो? मादा युग्मक नर युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर, मादा के अंदर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन क्या होता है? वह निषेचन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। इस प्रकार के निषेचन को हम क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। अब बात आती है तीसरी,
निषेचन पश्च घटनाएं, मतलब निषेचन के बाद की घटनाएं। तो निषेचन के बाद ही क्या घटना होती है? तो देखें, निषेचन के बाद की घटनाओं में हम बात करें, निषेचन के बाद की घटना, तो सबसे पहले जैसे ही एन युग्मक संलेत हुआ तो बना हमारे पास युग्मनज 2n कोश का। क्या बनी? 2n कोश का। तो निषेचन के बाद की जो पहली घटना हो गई वो क्या हो गई? युग्मनज निर्माण। तो पहली घटना क्या हो गई? युग्मनज निर्माण। इसके बाद जो दूसरी घटना होती है, जब युग्मनज बन जाता है तो इसके बाद होता है भ्रूण निर्माण। क्योंकि युग्मनज होता है बार बार विभाजित होता है इसी कोश का, और विभाजित होने के बाद इसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो देखें युग्मनज निर्माण, तो एनएन कोशिका का संलयन ही क्या कहलाएगा? युग्मनज निर्माण। और युग्मनज फिर क्या होगा? बाद में युग्मनज जो है वो बाद में क्या होगा? वृद्धि करेगा, और वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण से अंत में एक पूर्ण जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये निषेचन पश्च घटनाएं हैं। तो ये निषेचन क्या हो गई? पश्च घटनाएं हो गई, जिसे हम भ्रूणोद्भव के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या जानते हैं? भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव प्रक्रिया। तो इस प्रकार हमारे लैंगिक जनन की घटनाओं में लैंगिक जनन की सभी घटनाएं पूर्ण होती हैं। तो लैंगिक जनन की घटनाएं हमने बात की कौन कौन सी? पहली थी निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व के बाद हमारी था निषेचन, और तीसरी जो घटना थी निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पूर्व में हमने क्या पढ़ा था? युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन, इसके बाद युग्मनज निर्माण, और लास्ट था भ्रूणोद्भव। इस प्रकार से ये सभी घटनाएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती है, और अंततः एक पूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे आके ये हमारा टॉपिक जो है पहला पार्ट पूर्णतः पूरा हो जाता है। धन्यवाद।